आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी और सोच में गहरे उतरेंगे जिसने, आप सोचिए, खुद एक शब्द नहीं लिखा, लेकिन जिसके सवालों की गूंज 2500 साल बाद भी दुनिया भर में सुनाई देती है। वो एथेंस का एक आम सा दिखने वाला नागरिक था। ना कोई राजा, ना कोई सेनापति, फिर भी वेस्टर्न फिलॉसफी का, कह सकते हैं, पितामह माना जाता है। हम बात कर रहे हैं सोक्रेटिस यानी सुकरात की। हमारे पास जो सामग्री है उसमें उनकी जिंदगी का बड़ा दिलचस्प ब्यौरा है, उनके सोचने का अनोखा तरीका, उनकी फिलॉसफी के जो कोर आइडियाज हैं, और हाँ, इस पर भी कुछ मजेदार जानकारी है कि क्या उनके विचारों का भारतीय दर्शन यानी इंडियन फिलॉसफी से कोई लेना देना था। बिल्कुल। और इन स्रोतों के आधार पर हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि सुकरात आखिर थे कौन, उनका वो मशहूर तरीका क्या था जिसे सुक्रेटिक मेथड कहते हैं, और कैसे उनके विचार, जैसे वो कहते थे कि बिना जांच पड़ताल की जिंदगी जीने लायक नहीं है, आज भी खासकर हमारे अपने कॉन्टेक्स्ट में कितने मायने रखते हैं। हम ये भी देखेंगे कि भारतीय और पश्चिमी सोच में मन, माइंड या मनस को कैसे देखा गया है, और क्या सुकरात पर भारतीय विचारों का कोई असर था। कुछ स्रोत तो इस तरफ इशारा करते हैं। हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से सबसे काम की बातें निकालकर सामने रखें। समय है करीब 470 ईसा पूर्व। यहाँ एक मूर्तिकार पिता और दाई माँ के घर एक बच्चा पैदा होता है, सुकरात। सोर्सेज बताते हैं कि दिखने में कुछ खास नहीं थे। चपटी नाक, बड़ी उभरी हुई आंखें, अक्सर नंगे पैर घूमते थे, साधारण कह लीजिए फटे पुराने कपड़े पहनते थे। यहाँ तक कि उनके दोस्त भी उनके हुलिये का मजाक उड़ाते थे। वो कोई बड़े आदमी नहीं थे, मतलब ना अमीर ना नेता, लेकिन एथेंस के नौजवानों के बीच उनकी बड़ी पूछ थी। क्यों? क्योंकि वो कहीं भी खड़े हो जाते, बाजार में, सड़क पर, और लोगों से, चाहे वो मोची हो, जनरल हो या कोई बड़ा नेता, बड़े सीधे पर गहरे सवाल पूछने लगते। भाई, ये न्याय क्या चीज है? हिम्मत किसे कहते हैं? एक अच्छा नागरिक होने का मतलब क्या है? हाँ, और यहीं से उनकी खासियत उभर कर आती है। वो लोगों को उनके सब कुछ जानने के वहम से बाहर निकालते थे, एक तरह से आईना दिखाते थे कि जिसे वो अकाट्य सत्य मान रहे हैं वो शायद महज उनकी अपनी राय है या अधूरी समझ। जैसा एक स्रोत में लिखा है, उनका काम ही लोगों के ज्ञान के गुब्बारे में सुई चुभोना था। वो खुद कहते थे कि मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान इसलिए हूं क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं कुछ नहीं जानता। और सबसे हैरत की बात, उन्होंने खुद कभी कुछ लिखा ही नहीं, एक लाइन तक नहीं लिखी। हम आज जो भी उनके बारे में जानते हैं वो ज्यादातर उनके शिष्यों, खासकर प्लेटो और जेनोफोन के लिखे हुए डायलॉग्स यानी संवादों से जानते हैं। ये डायलॉग्स ही वो खिड़की हैं जिनसे हम सुकरात की दुनिया में झांक पाते हैं। सही कहा। और यहीं से सोक्रेटिक प्रॉब्लम नाम की पहेली शुरू होती है। मतलब प्लेटो ने जो सुकरात दिखाया वो कितना असली सुकरात है और कितना खुद प्लेटो के अपने विचार उसमें मिले हुए हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जेनोफोन का सुकरात, जैसा कि स्रोत बताते हैं, ज्यादा जमीनी लगता है, सीधा साधा, एक अच्छा नैतिक इंसान जो युवाओं को अनुशासन और बड़ों का आदर सिखाता है। वहीं प्लेटो का सुकरात ज्यादा गहरा है, व्यंग्यात्मक है, आयरॉनिक जिसे कहते हैं, और एक जटिल दार्शनिक नजर आता है। इन अलग अलग तस्वीरों की वजह से असली सुकरात की शक्ल थोड़ी धुंधली हो जाती है। चलिए इसे जरा खोलकर समझते हैं। उनका सबसे कारगर हथियार था सोक्रेटिक मेथड या एलेनकस। जैसा कि एक स्रोत में बताया गया है, ये सिर्फ सवाल पूछना नहीं था, बल्कि सवालों के एक सिलसिले से सामने वाले के तर्क के विरोधाभास को उजागर करके सच की तरफ ले जाने की कला थी। ये तरीका आज भी इतना रेलेवेंट है, लॉ स्कूल से लेकर बिजनेस मैनेजमेंट तक में यूज होता है। बिल्कुल। तरीका कुछ यूं काम करता था। सुकरात किसी ऐसे व्यक्ति से बात शुरू करते जो किसी विषय का जानकार होने का दावा करता हो। मान लीजिए कोई कहता है, मैं जानता हूं हिम्मत क्या है। सुकरात उससे परिभाषा पूछते, जवाब मिलता, युद्ध में अपनी जगह पर डटे रहना हिम्मत है। फिर सुकरात सवालों की झड़ी लगा देते। अच्छा, तो क्या सोच समझकर पीछे हटना हमेशा कायरता है? क्या बीमार होने पर भी बिस्तर पर डटे रहना हिम्मत है? धीरे धीरे सवालों के जरिए वो उस व्यक्ति को उसी के जवाबों में छुपे विरोधाभास दिखा देते। आखिरकार वो व्यक्ति मान लेता कि उसे विषय की उतनी गहरी समझ नहीं थी जितनी वो सोच रहा था। मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि उसे उसकी अज्ञानता का एहसास कराना था, क्योंकि सुकरात मानते थे कि ज्ञान की शुरुआत ही इस एहसास से होती है कि मैं नहीं जानता। और उनका वो मशहूर कथन, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यानी एक अनपरखी, बिना जांच पड़ताल वाली जिंदगी जीने लायक नहीं है। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है,
क्या इसका मतलब था कि जो लोग रोजाना फिलॉसफी पर नहीं सोचते उनकी जिंदगी बेकार है? नहीं नहीं, ऐसा मतलब नहीं था। इसका गहरा मतलब था अपनी आत्मा या अपने स्व की देखभाल करना, अपने ख्यालों, अपनी इच्छाओं, अपने कामों की लगातार जांच पड़ताल करना, खुद से रोज पूछना, मैं जो कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं, क्या ये सही है, कहीं मैं अपने डर, लालच या सोसाइटल प्रेशर का गुलाम तो नहीं बन रहा। एक स्रोत इसे मेंटल और स्पिरिचुअल ऑडिट कहता है। सुकरात के लिए शरीर की सेहत या पैसा कमाने से कहीं ज्यादा जरूरी था मन और आत्मा का सही दिशा में होना। ये दरअसल जिंदगी को ऑटो पायलट मोड पर जीने के खिलाफ एक आवाज थी कि हम बस दुनिया के ढर्रे पर चलते न रहें, बल्कि सोचें कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों। यहाँ एक बहुत रोचक पहलू सामने आता है। उनका एक और बड़ा विचार था, वर्च्यू इज नॉलेज, सद्गुण ही ज्ञान है। मतलब कोई जानबूझकर बुरा काम नहीं करता, बुराई असल में सिर्फ अज्ञानता है। ये बात थोड़ी गले उतरनी मुश्किल लगती है। रोजमर्रा की जिंदगी में तो हम देखते हैं कि लोग जानते हैं सिगरेट पीना गलत है या झूठ बोलना गलत है, फिर भी करते हैं। जिसे सोक्रेटिक इंटेलेक्चुअलिज्म भी कहते हैं। सुकरात का तर्क था कि अगर किसी को सच में पूरी गहराई से ये पता चल जाए कि सही क्या है और वही उसके लिए परम अच्छा अल्टीमेट गुड है, तो वो कभी जानबूझकर गलत चुन ही नहीं सकता। जब कोई चोरी करता है तो सुकरात के अनुसार वो असल में उस चोरी से मिलने वाले थोड़े से फौरी फायदे को ही अपनी असली खुशी या भलाई समझ बैठता है। उसे असली स्थायी खुशी या अच्छाई का गहरा ज्ञान नहीं होता, इसलिए उसकी बुराई असल में ज्ञान की कमी है, समझ की भूल है। इसका नतीजा ये निकलता है कि अपराधियों से नफरत करने या सिर्फ सजा देने के बजाय उन्हें शिक्षित करने, उन्हें सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। बाद में अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने इस पर सवाल उठाया। उन्होंने अक्रासिया यानी इच्छा शक्ति की कमी का तर्क दिया कि कई बार हमें पता होता है कि सही क्या है, पर हम अपनी कमजोरी की वजह से गलत कर बैठते हैं। ये बहस आज तक फिलॉसफी में जिंदा है। विचारों पर बहस तो थी ही, लेकिन सुकरात को अपने समय में असल आरोपों का भी सामना करना पड़ा, खासकर धर्म के मामले में। हाँ, उन पर एक बड़ा आरोप अधार्मिकता, इम्पायटी का था। वो पारंपरिक ग्रीक देवताओं को इंसानों की तरह मानने, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जिसे कहते हैं, उस पर सवाल उठाते थे। उनका मानना था कि देवता ईर्ष्या, क्रोध या छल जैसे बुरे काम नहीं कर सकते, जैसा कहानियों में दिखाया जाता है। वो बलि चढ़ाने जैसी रस्मों को भी बेकार मानते थे, अगर वो सिर्फ स्वार्थ के लिए भगवान से सौदा करने की नियत से की जाए। तो क्या वो नास्तिक थे, जैसा कि उन पर इल्जाम लगाया गया था? नहीं, ऐसा नहीं लगता। प्लेटो के डायलॉग्स में वो देवताओं में अपना विश्वास जताते हैं। अपने मुकदमे के दौरान तो वो यहाँ तक कहते हैं कि वो अपने इल्जाम लगाने वालों से कहीं ज्यादा धार्मिक हैं। वो अक्सर एक डेमोनियन का जिक्र करते थे, एक अंदरूनी दैवी आवाज जो उन्हें कुछ गलत करने से रोकती थी। सुकरात के लिए फिलॉसफी करना, ज्ञान और सत्य की खोज करना ही ईश्वर की सबसे सच्ची उपासना थी। ज़ेनोफोन तो ये भी बताते हैं कि सुकरात ने ब्रह्मांड की बनावट में एक डिजाइन देखकर एक बनाने वाले डिवाइन क्रिएटर के अस्तित्व का तर्क भी दिया था। तो वो नास्तिक नहीं थे, लेकिन उनकी धार्मिकता परंपरा से हटकर थी, ज्यादा बौद्धिक और नैतिक थी। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। क्या सुकरात के विचारों का भारतीय दर्शन से कोई ताल्लुक था? कुछ स्रोत इस ओर इशारा करते हैं, जो काफी दिलचस्प है। हाँ, ये पहलू वाकई गौर करने लायक है। एक स्रोत जो एक रिसर्च पेपर है, भारतीय और पश्चिमी दर्शन में मन की अवधारणा की तुलना करता है। भारत में कई दर्शन परंपराओं में मनस को आत्मन से अलग ज्ञान हासिल करने का एक औजार या इंस्ट्रूमेंट जैसा माना गया है, जबकि पश्चिम में खासकर बाद के दार्शनिकों ने मन को ज्यादातर चेतना या आत्मा के समकक्ष देखा, सोल सब्सटेंस या साइकी कह लीजिए। हालांकि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय परंपरा में भी अलग अलग मत हैं। जैसे वेदांत में मन को चेतना का ही एक पहलू माना जाता है, जो पश्चिमी सोच के थोड़ा करीब लगता है। अच्छा। एक और स्रोत जो एक ब्लॉग पोस्ट है, इससे भी आगे जाकर कुछ बड़े दावे करता है। उसका कहना है कि भारत का संदेहवादी चिंतन, स्केप्टिसिज्म, जो बौद्ध और अन्य चिंतकों से जुड़ा है, वो पर्शिया के रास्ते ग्रीस तक पहुंचा और वहां सोफिस्ट के विचारों को प्रभावित किया,
जिन्हें सुकरात का पूर्ववर्ती माना जाता है। अरे वाह। इसी स्रोत का यह भी दावा है कि प्लेटो की मशहूर किताब द रिपब्लिक, जिसमें आदर्श समाज को 3 वर्गों में बांटा गया है, दार्शनिक शासक, सैनिक और कारीगर मजदूर, वो सीधे सीधे भारत की वर्ण व्यवस्था से प्रेरित लगती है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र। हाँ, कुछ वैसा ही। ये स्रोत प्लेटो के नोबल लाए यानी समाज को जोड़े रखने के लिए गढ़ी गई कहानी वाले विचार को भी भारतीय प्रभाव से जोड़ता है। ये दावा कि प्लेटो का रिपब्लिक वर्ण व्यवस्था से प्रेरित था, ये तो काफी बड़ा दावा है। क्या स्रोतों में इसके लिए कोई ठोस सबूत दिया गया है या ये सिर्फ एक सदैही समानता है? देखिए, ये दावे स्रोतों में मौजूद हैं और जैसा आपने कहा, ये बड़े दावे हैं। इन्हें प्रस्तुत करने वाले स्रोत अपना तर्क देते हैं, लेकिन हमें यहाँ सावधानी बरतनी होगी। पहली बात, वही सोक्रेटिक प्रॉब्लम। प्लेटो के विचारों में कितना सुकरात है और कितना खुद प्लेटो, ये कहना मुश्किल है। दूसरी बात, जैसा एक अन्य स्रोत एक ऑनलाइन चर्चा में सवाल उठाया गया है, क्या वाकई कोई भारतीय ऋषि या ज्ञानी एथेंस आकर सुकरात से मिला था? इसका कोई पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, हालांकि ऐसी कहानियां जरूर हैं। उसी ब्लॉग के कमेंट्स में भी इस दावे पर बहस है, जहां एक टिप्पणीकार कहते हैं कि प्लेटो ने योग्यता मेरिटोक्रेसी की बात की थी, जन्माधारित जाति की नहीं। जबकि ब्लॉग के लेखक जवाब में कहते हैं कि वैदिक वर्ण व्यवस्था भी मूल रूप से योग्यता पर ही आधारित थी। तो बात थोड़ी जटिल है। निष्कर्ष ये है कि सीधा प्रभाव था, ये एक दिलचस्प परिकल्पना और कुछ स्रोतों का दावा जरूर है, लेकिन इसे साबित तथ्य मानना मुश्किल है। इस पर विद्वानों में सहमति नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि दोनों महान सभ्यताओं में मन, ज्ञान, समाज, संदेहवाद जैसे विषयों पर बहुत गहरी सोच मौजूद है और उनमें कुछ समानताएं दिखना स्वाभाविक भी है, जिनका अध्ययन अपने आप में रोचक है। सुकरात एथेंस शहर के लिए एक गैडफ्लाई मतलब वो भिनभिनाने वाली मक्खी जो सोए हुए घोड़े यानी एथेंस समाज को बार बार काट कर जगाने की कोशिश करती है। लेकिन अक्सर घोड़े को ऐसी मक्खियां पसंद नहीं आती। शहर के ताकतवर लोग उन्हें एक परेशानी, एक उपद्रवी की तरह देखने लगे थे। आखिरकार 399 ईसा पूर्व में उन पर 2 मुख्य आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया। पहला कि वो शहर के देवताओं को नहीं मानते और नए इजाद कर रहे हैं, और दूसरा कि वो एथेंस के युवाओं को बहका रहे हैं, उन्हें भ्रष्ट कर रहे हैं। उनका मुकदमा बहुत नाटकीय था। अपनी सफाई में, जिसे प्लेटो ने अपॉलॉजी नाम के डायलॉग में लिखा है, सुकरात ने माफी मांगने या गिड़गिड़ाने की बजाय अपनी मान्यताओं को और जोर से रखा। उन्होंने कहा कि वो तो डेल्फी के देववाणी, ऑरेकल ऑफ डेल्फी के आदेश का पालन कर रहे हैं, जिसने उन्हें सबसे बुद्धिमान कहा था, क्योंकि वो अपनी अज्ञानता को जानते हैं। उन्होंने कहा कि उनका काम तो एथेंस के लोगों की भलाई के लिए है, उन्हें सच्चाई और नैतिकता के रास्ते पर लाना है। उन्होंने जूरी को खुश करने की नहीं, बल्कि सिखाने की कोशिश की। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर एथेंस वासी उन्हें मार देंगे तो वो अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि उनके जैसा दूसरा गैडफ्लाई उन्हें फिर आसानी से नहीं मिलेगा। जब जूरी ने उन्हें दोषी पाया तो सजा तय करने की बारी आई। उनसे पूछा गया कि वो अपने लिए क्या सजा तजवीज करते हैं। वो जुर्माना या देश निकाला मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि शहर की इतनी सेवा करने के लिए तो उन्हें इनाम मिलना चाहिए, प्राइटेनियम में मुफ्त खाना जो ओलंपिक विजेताओं को मिलता था। बिल्कुल, जाहिर है ये सुन के जूरी और चिढ़ गई। उन्होंने फिर मौत की सजा सुनाई, हेमलॉक नाम का जहर पीकर। अगर पी लिया था। जेल में उनके अमीर दोस्त क्रिटो ने भागने का पूरा इंतजाम कर लिया था। गार्ड्स को रिश्वत दी जा चुकी थी, भागने के लिए रास्ता साफ था, लेकिन सुकरात ने जाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने क्रिटो के साथ लंबा तर्क वितर्क किया, जो प्लेटो के क्रिटो डायलॉग में है। उनका कहना था कि भले ही उनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन कानून तोड़कर भागना अपने आप में एक अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एथेंस के कानूनों के साये में गुजारी है, उनसे फायदा उठाया है, तो अब सिर्फ इसलिए कि कानून उनके खिलाफ गया है, वो उसे तोड़ नहीं सकते। उन्होंने बहुत शांति से जहर का प्याला पिया। उनके आखिरी शब्द थे, क्रिटो, हम पर एस्क्लेपियस का एक मुर्गा कर्ज है, उसे चुकाना मत भूलना। क्या मतलब था इसका? शायद इसका मतलब था कि मौत शरीर की बीमारी का इलाज है और अब वो उस बीमारी से मुक्त हो गए हैं। एक तरह से धन्यवाद दे रहे थे देवताओं को। तो सुकरात की विरासत क्या है? 2500 साल गुजर गए, आज भी हम उनकी बात क्यों कर रहे हैं?
आज के दौर में वो कितने रेलेवेंट हैं? उनकी सबसे बड़ी देन है शायद क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आलोचनात्मक सोच, सवाल पूछने का साहस। आज के दौर में जब हम सूचनाओं के विस्फोट, फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा से घिरे हैं, तब ये एबिलिटी, ये योग्यता शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी भी बात को आंख बंद करके मान ना लेना, उसके पीछे के तर्क को समझना, सवाल उठाना, यही तो सुकराती तरीका है। दूसरी बड़ी देन है नैतिकता और आत्मज्ञान को जोड़ना। नो thyself, खुद को जानो, और वही द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में जहां बाहरी सफलता ही सब कुछ मानी जाती है, सुकरात हमें रुक कर अपने अंदर झांकने, अपनी असल जरूरतों और मूल्यों को समझने की प्रेरणा देते हैं। ये आज के युवाओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हाँ, और शायद तीसरा सबसे बड़ा सबक, अपने सच पर, अपने सिद्धांतों पर टिके रहने का साहस, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अन्याय का जवाब अन्याय से ना देना। बिल्कुल। उनकी सोच आज भी शिक्षा, सोक्रेटिक सेमिनार जिसे कहते हैं, कानून में क्रॉस एग्जामिनेशन, व्यक्तिगत नैतिकता और यहाँ तक कि विज्ञान को समझने में भी जिंदा है। जैसा एक स्रोत में कहा गया है, मन की अवधारणा को समझना न्यूरोसाइंस के लिए भी जरूरी है, और इसमें भारतीय और पश्चिमी दोनों दर्शन योगदान करते हैं। जब भी कोई सत्ता से, परंपरा से या खुद अपनी मान्यताओं से मुश्किल सवाल पूछता है, जब भी कोई मुश्किल हालात में सही रास्ते पर चलने की हिम्मत दिखाता है, कहीं ना कहीं सुकरात की स्पिरिट जिंदा रहती है। सोक्रेटिक विजडम फॉर द मॉडर्न यूथ जैसे विचार दिखाते हैं कि उनकी प्रासंगिकता समय के साथ कम नहीं हुई है। सुकरात ने हमें तैयारशुदा जवाब नहीं दिए, पर सही सवाल पूछने की कला सिखाई। उन्होंने कोई तयशुदा मंजिल नहीं बताई, पर उस मंजिल तक जाने वाले रास्ते की पड़ताल करना सिखाया। तो आखिर हम इससे क्या समझें? शायद सुकरात की असली विरासत यही सवाल है जो वो हम सब के लिए छोड़ रहे हैं। क्या हम एक एग्जामिन्ड लाइफ जी रहे हैं? क्या हम अपनी धारणाओं, अपने समाज, अपनी सरकारों पर सवाल करने की हिम्मत रखते हैं? और क्या हम में ये मानने का साहस है कि हम कितना कुछ नहीं जानते? इन्हीं सवालों पर सोचने के लिए आपको छोड़ते हुए आज की ये गहरी पड़ताल यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि इस तरह की दार्शनिक और महत्वपूर्ण सोच लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हां, अगर आप ऐसे ही और भी महान दार्शनिकों और उनकी किताबों की समरी सरल और रोजमर्रा की हिंदी में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली किताब के साथ। धन्यवाद।